नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के हमारे पॉलिटिकल पंगा के इस एपिसोड में हम आपसे काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। बात बड़े मज़े की है। एनडीए 3 और मोदी जी का कार्यकाल 3। मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। तो हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल 3 कैसा है। शुरुआत करते हैं चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यालय में मोदी जी के हुए पहले संबोधन के विषय में। उसके पहले ये बता दूं कि भाजपा और मोदी जी भगवान राम का नाम लेकर इतने साल से सत्ता में रहे और कुर्सी हथियाते रहे, शासन में आते रहे। कुछ इस बार ऐसा हुआ कि भगवान राम से जुड़ी हुई सीटें, जैसे अयोध्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, चित्रकूट जहाँ भगवान ने अपने वनवास काल का काफ़ी दिन बिताया, महाराष्ट्र का रामटेक जहाँ कहते हैं भगवान राम ने वहाँ पे कुछ दिन विश्राम किया। उसके बाद पंचवटी जो नासिक जिले में, जहाँ से राम रावण की कहानी का आरंभ हुआ, और उसके बाद रामेश्वरम जहाँ पे भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ से पुल बनाया और लंका पे गए। ये तमाम कहानियाँ आप रामायण में सुन चुके हैं। अब आप पूछेंगे इन जगहों का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। इन जगहों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सारी जगह भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। फिर आप पूछेंगे कि भगवान राम से जुड़ी हुई है तो फिर क्या हुआ ये कि ये सारी जगह, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे रामटेक हो, और चाहे नासिक हो, और चाहे रामेश्वरम हो, ये सारी सीटें बीजेपी हार गई। मतलब भगवान राम से जुड़ी हुई जितनी जगह थी जिसका लाभ बीजेपी वाले भगवान राम का नाम लेके उठाते रहे थे, वो सारी सीटें बीजेपी हार गई। इसका मतलब भगवान राम ने इनका साथ नहीं दिया। ये तो पहली बात हो गई। अब आते हैं मोदी जी के संबोधन के बारे में। चूंकि भगवान राम से जुड़ी हुई 5 सीटें भगवान राम की कृपा नहीं मिली और बीजेपी हार गई, फिर बीजेपी ने भगवान राम को छोड़ दिया। अब आप कहोगे कैसे छोड़ दिया? तो जो बीजेपी के मुख्यालय पे मोदी जी का पहला संबोधन हुआ, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो उन्होंने अपना अभिवादन शुरू किया जय जगन्नाथ से। अब लो, ये जगन्नाथ का कनेक्शन बीजेपी से कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि जय जगन्नाथ उड़ीसा में स्थित है, पुरी में, और बीजेपी को पुरी में और उड़ीसा में अपार जन समर्थन मिला है। वो विधानसभा में भी सत्ता में आ गए हैं और लोकसभा की अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीती है। तो इनकी निष्ठा भगवान श्री राम से हटकर जगन्नाथ भगवान पर आ गई। जो विपक्षी लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, समय समय पे कहते रहे हैं कि इनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, ये भगवान के नाम पे सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए भगवान नाम का इस्तेमाल करते हैं। आज यह बात सिद्ध हो गई कि जब भगवान राम ने इनको हरा दिया और जगन्नाथ जी की कृपा से इनको उड़ीसा में सत्ता मिल गई,
तो ये जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलने लगे। तो ये है बीजेपी की असलियत और सच्चाई। तो दूसरी बात क्या आती है? संबोधन के शुरुआत में तो मोदी जी ने जय जगन्नाथ बोला। क्यों बोला वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात सुनिए। मोदी जी ने दूसरी बात ये बोली कि मैं भ्रष्टाचार का खात्मा करके रहूंगा। अगर जोक ऑफ द डे या झूठ ऑफ द डे का कंपटीशन होगा तो मोदी जी का यह वक्तव्य वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब इस दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिनको जिनको मोदी जी ने महान भ्रष्टाचारी भ्रष्टतम व्यक्ति का खिताब दिया वो सारे आजकल बीजेपी में है या बीजेपी के सहयोगी है। जब सारे भ्रष्ट लोग सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी भ्रष्टाचार मिटाएंगे कैसे? पहली बात। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपने चंदा लिया। जिन पार्टियों से चंदा लिया उसके पहले उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे डलवाए। वो पार्टियां सीबीआई और ईडी के छापों से बचने के लिए आपको भारी भरकम इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा देती है। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है, ईडी सीबीआई रुक जाती है और उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा भाई? अगर इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ होता है तो आप बताइए। और नहीं होता है तो फिर मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कैसे करेंगे? दूसरी बात, मोदी जी ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसमें बीजेपी के ही 3 वरिष्ठतम नेता थे ट्रस्टी, और साथ में कानून ये था कि उसकी कोई सरकारी जांच नहीं हो सकती, उसके खर्चे की कोई जांच नहीं हो सकती। फिर आपने अपने पद का दुरुपयोग करके उसमें हजारों करोड़ रुपए जमा कराए और उस पैसे का सारा इस्तेमाल आपने चुनाव में किया, अच्छे तरीके से, भ्रष्ट तरीके से जो भी किया। तो ये भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। फिर आप कैसे कर सकते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप की कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। मोदी जी आपने राजनीतिक जीवन काफ़ी जिया है, काफ़ी दिन तक लोगों को, चाहे गुजरात के लोगों को चाहे हिंदुस्तान के लोगों को, काफ़ी मूर्ख बनाया है। लोगों को कभी झांसा दे के, कभी सपने दिखा के, कभी सफ़ेद झूठ बोल के लोगों को काफ़ी गोलियां दी। लेकिन सारी पब्लिक ऐसी नहीं, कम से कम यूपी की पब्लिक तो ऐसी नहीं। यूपी के लोगों ने आपको आईना दिखाया है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी झूठ की हांडी बार बार चढ़ेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि एक बार जो झांसे में आ जाए वो शरीफ होता है, 2 बार जो झांसे में आ जाए वो भोला होता है, और जो बार बार झांसे में आ जाए वो मूर्ख होता है। यूपी की जनता ने यह साबित कर दिया कि वो शरीफ तो हो सकते हैं, भोले भी हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख कतई नहीं है। और इसलिए यूपी की जनता ने आपको दिन में तारे दिखा दिए। अब आप 2 बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं,
ये ऐसी बैसाखियाँ हैं कि कब 360 डिग्री पे टर्न ले लें, कभी 180 डिग्री पे अपोजिट खड़ी हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि ये रातों रात पलट जाएंगे। और जैसा आपका एटीट्यूड है कि आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, अपनी बात बनवाने में विश्वास करते हैं, और ये दोनों काफ़ी मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, ये आपकी बात मानेंगे इसमें संशय है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप कम से कम तीसरे टर्म में देश की जनता को मूर्ख समझने की भूल बिल्कुल न करें और सच्चाई के रास्ते पे चलें, ईमानदारी के रास्ते पे चलें और छल कपट की राजनीति करना बंद करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारी बातें आपको पसंद आएगी होगी, और अगर आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।